अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं सौम्या सुहेल। अपने पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि हम किस तरह शॉपिंग के दौरान क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाउ इज़ इट दैट वी मेक रिक्वेस्ट टू पीपल, हाउ इज़ इट दैट वी मेक इन्विटेशंस, हाउ इज़ इट दैट वी मेक ऑफर्स। चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, उनको डिमांड करने के लिए हम कौन से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ को किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। आपने देखा कि आपके पास पहली स्लाइड में 2 कॉलम्स थे जिसके अंदर क्वांटिटीज़ को मुख्तलिफ तरह डिस्क्राइब करने की बात की गई थी। अगर आपको याद हो तो दूसरे कॉलम में हमारे पास कुछ वर्ड्स थे, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, कपल ऑफ एंड अदर वर्ड्स। इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल के लिए हमें देखना होता है कि कौन से नाउन्स कहाँ किन क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो आज वो नाउन्स जिनकी हम बात करेंगे वो हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ नाउन्स गिने जा सकते हैं जबकि कुछ नाउन्स गिने नहीं जा सकते। काउंटेबल नाउन्स आर द ones that can be counted and uncountable nouns are those that cannot be counted. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हुए हमें ये जहन में रखना होगा कि when the nouns are countable, you can use their number. You can say, can I have 2 apples please? Now here you are using numbers because countable nouns can be numbered, can be counted in numbers. On the other hand, there are other nouns that cannot be counted. You can say, there is some milk in the fridge. Now this sum describes the quantity. थोड़ा सा चीज़, थोड़ी सी चीज़ जो फ्रिज में मौजूद है उसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो कई दफ़ा क्वांटिटीज़ जैसे नाउन्स जैसे कि मिल्क, कॉफ़ी, शुगर, उनकी क्वांटिटी को आप गिन नहीं सकते। इसके लिए आप वर्ड्स यूज़ करते हैं सम, लिटिल एंड लाइक अदर वर्ड्स लाइक दीज। आपके सामने स्क्रीन पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के क्वेश्चंस का तरीका दिया गया है। काउंटेबल नाउन्स में आप कहते हैं इज देयर एन एप्पल फॉर मी? नाउ एन एप्पल मीन्स 1 एप्पल। आर देयर एनी टेबल्स फॉर स्टूडेंट्स? एंड हाउ मेनी पेपर्स आर देयर? How many is used with countable nouns because numbers can be allocated to how many. Always differentiate between the use of how many and how much. How much आप तब इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ को गिना नहीं जा सकता, जब nouns जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो uncountable होते हैं। जैसे कि how much milk is used in this pudding. Similarly, is there any salt on the table? यहाँ पर आपने any और how much को uncountable nouns के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह uncountable nouns में as you can see offers and asking for something में आप uncountable nouns के लिए some यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने positive sentences में किया। Do you want some coffee? Can we have some more papers? Now here you are offering somebody coffee or tea, and in the other question, in the second question, you are offering them some papers. You're not offering, you're asking for some papers. So when you ask for some papers, they can give you those papers. You are demanding an action. Dear students, other than some, any, how many, how much, there are some other expressions that are used with countable and uncountable nouns. If you look at your screen, it tells you the use of lot of, a lot of और lots of. इसके अंदर एक चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि a lot of are 3 different words. Normally students write a lot together. बहुत से students a lot को A-L-O-T लिख देते हैं जबकि ये 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, A space L-O-T space of space. Lots of या a lot of उन सूरतों में यूज़ किया जाता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, लेकिन याद रखिए कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर आप जब ज़्यादा चीज़ों का जिक्र करते हैं तो आप कहते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस ऑन द ट्रीज।
Now the oranges on the trees are countable, but there are so many that it will take a long while to count them. तो उनकी ज़्यादा तादाद को बताने के लिए आप कहेंगे there are lots of oranges on the trees. Similarly, when you're talking about an uncountable noun, जैसे कि knowledge या information, जो कि uncountable noun है, उसके लिए आप a lot of use कर सकते हैं. They have a lot of knowledge. तो lot of किसी खास नंबर की तरफ इशारा नहीं करता. Like some and any, lot of चीज़ों के ज़्यादा होने को शो करता है. वो कितनी है इसका जिक्र नहीं करता. एग्जैक्ट क्वांटिटी को मेजर नहीं करता, लेकिन चीज़ों के ज़्यादा होने की तरफ इशारा करता है. सो यू कैन से दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. दैट मीन्स कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है. कितना ज़्यादा उसको मेजर नहीं किया जा सकता. सिमिलरली, अगर सेंटेंसेस नेगेटिव हों तो लॉट्स ऑफ की बजाय या अ लॉट ऑफ की बजाय आप मैनी या मच का यूज़ करते हैं. ये याद रखिए, हमने पहले भी कहा था अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम यूज़ होता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एनी यूज़ होता है. अगर आप एनी की बजाय सम यूज़ करेंगे या सम की बजाय एनी यूज़ करेंगे तो आपका जुमला गलत समझा जाएगा. सिमिलरली, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो आप उनमें अ लॉट ऑफ नहीं यूज़ करते, बल्कि मैनी यूज़ करते हैं. नीचे दिया गया जुमला बहुत अहम है, क्योंकि एक ही जुमले के अंदर वो आपको अ लॉट ऑफ और मैनी दोनों का जिक्र कर रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स बट देयर आर्ट मैनी बनानास. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? मैनी वहां लगा जहां आपने नॉट का जिक्र किया. इस सेंटेंस के देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. वन इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. द फर्स्ट पार्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स. जबकि जो सेकेंड पार्ट है, देयर आर्ट एनी बनानास, ये नेगेटिव है. तो जब नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ तो हमने मैनी यूज किया, अ लॉट ऑफ नहीं इस्तेमाल किया. और जो हिस्सा पॉजिटिव था उसमें हमने अ लॉट ऑफ का यूज किया. So always keep this in mind that whenever you are using positive sentences, you use a lot of or lots of. But in negative sentences, you substitute a lot of or lots of with many or much. Dear students, noun की एक और टाइप जो आपको अपने लेसन में भी मिलेगी और आपको मालूम होनी चाहिए और जो शॉपिंग के अंदर आपको हेल्प कर सकती है, वो है कलेक्टिव नाउन की. Now there are many other types of nouns, लेकिन ये कुछ वो टाइप्स थी जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था. क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हैं, जब आप मार्केट में चीज़ें लेने जाते हैं, तो दीज आर सम ऑफ द नाउन्स जो आप इस्तेमाल करते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग नाउन, टाइप ऑफ नाउन जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन. आइए जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है. कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स हैं जो किसी एक या दो चीज़ का जिक्र नहीं करते, बल्कि बहुत सी चीज़ों को एक ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फैमिली, तो ये कलेक्टिव नाउन है. एक शख्स से फैमिली नहीं बनती. फैमिली में बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, or maybe siblings, or maybe some other relatives that constitute or that make up a family. So when you use a word family, you are talking about a number of people. You're talking about a group of people. इन nouns को collective noun कहा जाता है. जब आप word use करते हैं audience, तो आप एक collective noun का इस्तेमाल कर रहे हैं. One person may not constitute an audience. There are lots of people that make up audience. हो सकता है कि एक पूरा कमरा या एक पूरा हॉल भरा हुआ हो जिसको आप ऑडियंस कह रहे हो. तो ऑडियंस एक ऐसा लफ्ज़ है फैमिली की तरह that denotes or that points out to a lot of people, to a number of people, to a group of persons. इन nouns को collective noun कहा जाता है, जिसमें आपके पास ज्यूरी का वर्ड आ जाता है, आपके पास आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, आपके पास और भी क्लास एक कलेक्टिव नाउन है. आपकी जो क्लास है, लेट्स से व्हेन आई से आई एम टेकिंग अ क्लास, आई एम टेकिंग सेकेंड ईयर क्लास. नाउ द सेकेंड ईयर क्लास इज नॉट जस्ट वन पर्सन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल.
तो क्लास जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स से मिलकर बनती है। इसी तरह पुलिस is a collective noun because there are many members in this office. It's a group of people who make up police. So these are called collective nouns. Collective nouns are those nouns that denote or that mean a group of persons, a group of things. Collective nouns बड़े interesting हैं क्योंकि इसमें आपको जब quantity का जिक्र नहीं करना, automatically quantity इसके अंदर आ गई है या नंबर इसके अंदर आ गया है। Look at the use of the word people. Now when you say people, you do not mean one person. You mean a group of persons. So the word people itself denotes a group. तो वो nouns जो एक पूरे ग्रुप की बात करें, वो noun जो पूरे एक ख़ास तादाद में लोगों की बात करें, वो collective nouns कहलाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं कि कलेक्टिव नाउन को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। चूंकि वो एक ग्रुप है तो क्या उसे सिंगुलर के तौर पर यूज़ किया जाए, एक क्वांटिटी या एक यूनिट के तौर पर उसको ट्रीट किया जाए, या एक से ज़्यादा यूनिट्स के तौर पर ट्रीट किया जाए। तो इसमें इसके इस्तेमाल में इस बात को हमेशा याद रखें कि जो आपके पास कलेक्टिव नाउन्स हैं वो एज सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और किए जाते हैं और एज प्लूरल्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि अगर आपकी ऑडियंस जो है वो सारी की सारी ऑडियंस एक ही जैसी बात कर रही है, एक ही जैसा काम कर रही है, तो फिर आप उसको सिंगल यूनिट के तौर पर यूज़ करेंगे। अगर कोई परफॉर्मर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और सारी ऑडियंस उसकी परफॉर्मेंस को बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत तालियां बजा रही है, तो वो सारी ऑडियंस इस वक्त इट इज़ बिहेविंग लाइक वन यूनिट। उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में फ़र्क नहीं है, उनकी ओपिनियन में फ़र्क नहीं है। दे आर अ लार्ज ग्रुप बट दे आर एक्टिंग एज वन। दे आर वन इन देयर दे आर एक्टिंग लाइक वन यूनिट इन देयर बिहेवियर, इन देयर रिस्पॉन्स। तो आप इस कलेक्टिव नाउन को ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे एज सिंगुलर। आप ये कहेंगे द ऑडियंस is enjoying the performance. Now you won't say the audience are enjoying the performance. आपने ऑडियंस को सिंगुलर के तौर पर यूज किया क्योंकि तमाम ऑडियंस एक जैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है। अगर आपकी ऑडियंस अपने रिस्पॉन्सेस में, अपने रिएक्शन में, अपने एक्शंस में डिवाइडेड है, they are not all behaving like one unit, then you will use the word audience as plural. For example, if you have asked for a certain opinion on a topic from your audience और आधी ऑडियंस आपसे मुत्तफ़िक़ है जबकि बाकी ऑडियंस आपके साथ मुत्तफ़िक़ नहीं है, they do not stand with you, they are rather against you, तो फिर उसमें आप ऑडियंस के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि तमाम लोग ये बताएं कि क्या मैरिजेस अरेंज्ड होने चाहिए या अपनी पसंद से होने चाहिए, तो हो सकता है आधी लोग आपकी बात को एक तरह समझें और आपकी बात से आप आधी एक चीज़ को के साथ इत्तफाक करें, जबकि दूसरी ऑडियंस या दूसरा पार्ट ऑडियंस का इस बात से मुत्तफ़िक़ ना हो और दूसरी राय को चुने। इन दैट केस यू विल से दैट द ऑडियंस आर divided in their verdict or in their opinion or in their choice. Now why did I say that the audience are divided in their opinion or the audience are divided in their choices? मैंने are का वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि तमाम ऑडियंस एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रही। इस केस में ऑडियंस के अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं, जबकि पहली सिचुएशन में द होल ऑडियंस वाज रिस्पॉन्डिंग almost in the same manner towards the performance. So we said that the audience is enjoying the performance. The use of word is showed that the audience is singular. They are behaving like one unit. On the other hand, second instance में audience divided है अपने opinion में, so we are using it as plural. The same audience becomes audience are divided in their opinion.
तो इस तरह कलेक्टिव नाउन प्लूरल में भी यूज होते हैं, जबकि साथ ही साथ वो सिंगुलर में भी यूज होते हैं। आपको अपनी किताब में कलेक्टिव नाउन्स के बारे में एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ उसकी कुछ एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस भी मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मकसद है ये समझाने का कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड वेदर दे आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स और इन प्लूरल नाउन्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि किसी भी नाउन कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना उसके यूज पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला कॉन्सेप्ट जो आपकी किताब में रीडिंग एंड राइटिंग के सेक्शन में दिया गया है इसी यूनिट के, वो है क्लासिफिकेशन। हम तमाम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। बाय क्लासिफिकेशन आई मीन वी डिवाइड देम इन क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, एक ही कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। फर्ज कीजिए दैट एट योर स्कूल देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन ऑल। वो 2000 बच्चे क्लासिफाई किए गए हैं, उनको अलग अलग किया गया है अपनी उम्र के मुताबिक या अपने तजर्बे के मुताबिक या उनके टैलेंट के मुताबिक। कुछ लोगों को क्लास 6 में रखा, कुछ को 7th, 8th, 9th, 10th. So all these 2000 students have been divided into different classes. This is called classification. Classification किसी भी नॉलेज के लिए एक बहुत अहम प्रैक्टिस है। You have seen classification in all kinds of knowledges. You have seen classification in sciences specifically. आपने देखा होगा कि साइंस के अंदर क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 8 तक जनरल साइंस पढ़ते रहे, लेकिन 9th में आते ही आपने उस साइंस को क्लासिफाई कर दिया, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर डिवाइड कर दिया। किस लिहाज से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टडीज आपने उसको डिवाइड किया। इंसानों और जानवरों के बारे में जितना इल्म था वो बायोलॉजी में चला गया, इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स में उनसे रिलेटेड चीजें आ गईं। देन देयर इज फर्दर क्लासिफिकेशन। आपको बायोलॉजी के अंदर और क्लासिफिकेशन मिलेगी बॉटनी और ज़ूलॉजी की। इसी तरह फिजिक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस मिलेंगे। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और बहुत सी और टाइप्स को पढ़ेंगे। एंड देन देयर कैन बी स्टिल फर्दर क्लासिफिकेशन। Classification basically helps human beings in understanding certain phenomena. जब इंसानों के पास बहुत सा नॉलेज इकट्ठा हो जाए, मिलता जुलता नॉलेज, तो वो उसको क्लासिफाई करते हैं ताकि चीज़ों को आसान किया जा सके और आसानी से समझा जा सके। Now again, this classification is related with your main topic that was talking about shopping. जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं उन तमाम चीज़ों की जो आपको चाहिए, उन तमाम चीज़ों की जो आप खरीदने जा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज क्लासिफाई देम। आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। क्लासिफाइंग इज लाइक मेकिंग ग्रुप्स, क्लासिफाइंग इज लाइक मेकिंग कैटेगरीज। आप उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि उस लिस्ट में से देख लें कि सब्जी और फल के आइटम्स क्या हैं, क्योंकि वो आपको एक दुकान से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रोसरी के आइटम्स क्या हैं जो किसी और दुकान से मिलेंगे, किसी ग्रोसरी स्टोर से मिलेंगे। इसमें कपड़ों के आइटम्स क्या हैं, वो उसके लिए आपको क्लॉथ शॉप पे जाना होगा, क्लॉथ स्टोर पे जाना होगा। इसी तरह इसमें अगर जूतों के कोई आइटम्स हैं या हाउस होल्ड चीज़ों के आइटम्स हैं या फर्नीचर के आइटम्स हैं, तो उसके लिए आपको फर्नीचर मार्केट जाना होगा। इसका मतलब है कि तमाम लिस्ट को आपने क्लासिफाई कर लिया है। वो क्लासिफिकेशन आपको क्यों हेल्प करेगी? वो क्लासिफिकेशन आपको यूं हेल्प करेगी दैट यू वोंट हैव टू वॉन्डर अराउंड। अगर आपकी लिस्ट क्लासिफाइड नहीं है, एक ग्रोसरी का आइटम लिखा, उसके नीचे एक फर्नीचर का आइटम लिखा, उसके नीचे एक सब्जी लिखी और दोबारा आपने ग्रोसरी लिख दी, तो आप यू विल बी रनिंग अराउंड द होल मार्केट ऑल द टाइम एंड देयर इज ऑल द पॉसिबिलिटी कि आप कुछ चीज़ें लिए बगैर घर आ जाएं। On the other hand, if you would have properly classified the items, अगर आपने तमाम चीज़ों को properly classify किया होगा, it will be very easy for you to go and get them.
सो मच सो कि अगर आप जाने से पहले अपनी लिस्ट को क्लासिफाई कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, तो आप उसी तरतीब से दुकानों में जा सकेंगे। कौन से रास्ते से जाएंगे तो कौन सी दुकानें आती जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू बाय योर स्टफ एंड कम बैक होम सक्सेसफुली with a lot of shopping done. On the other hand, if you haven't done classification, if you haven't categorized the stuff you wanted, तो आपकी शॉपिंग बहुत haphazard होगी and you may be unsuccessful in completing the task. आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, या जिसको हम ग्रुपिंग कह रहे हैं या जिसको हम कैटेगराइजेशन कह रहे हैं, वो की कैसे जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन के कुछ तरीके हैं। यू कैटेगराइज और यू क्लासिफाई और यू ग्रुप आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर यूज और देयर पर्पस। ये 3-4 चीजें वो हैं जिनके जरिए आप इनको चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। आप टाइप के लिहाज से कर सकते हैं, एक जैसी टाइप की सारी चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी चीज की जो खास खसूसियात हैं उनकी बिना पर आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। किसी चीज के इस्तेमाल के लिए उनकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, एक जैसे इस्तेमाल वाली चीजों को एक ही जगह पर डाल सकते हैं, या समटाइम्स एक जैसा मकसद पर सर्व करने वाली, एक जैसा पर्पस सर्व करने वाली चीजों को इकट्ठा क्लासिफाई कर सकते हैं। I will repeat, classification basically is putting things, similar things in one group. मैंने आपको मिसाल दी कि किस तरह आपकी क्लास के आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है, उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज और देयर एबिलिटी और द प्रीवियस क्लास दे हैव पास्ड। हो सकता है क्लास में कुछ बच्चों की एज बाकी बच्चों से ज्यादा हो, लेकिन चूंकि वो उनकी पिछली क्लास वही है जो बाकी बच्चों की है, सब ने क्लास 6th ही पास की है, तो वो 7th में ही आएंगे। They cannot be given the advantage of their age and cannot be sent to another group of class 8th. तो कोई ना कोई reasons होते हैं, but I want you to understand is कि classification किसी न किसी reason की, किसी न किसी मकसद की बिना पर की जाती है। चीज़ों को या लोगों को जब ग्रुप किया जाता है, जब क्लासिफाई किया जाता है, जब कैटेगराइज किया जाता है, तो उनको किसी खास नेचर ऑफ थिंग्स या रूल्स के मुताबिक इकट्ठा किया जाता है। क्लासिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू, व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट? क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स थिंग्स ईजी, इट मेक्स थिंग्स मैनेजेबल, it makes the task more prone to success. There is more possibility of succeeding in a task if you have classified stuff. Otherwise, the whole stuff and the whole activity will be haphazard and it will not bear the results that you want it to bear. Classification, चाहे knowledge हो, चाहे कोई system हो, चाहे कोई management हो, उसमें क्लासिफिकेशन बहुत अहम रोल अदा करती है। क्लासिफिकेशन के जरिए हम चीज़ों को अपने लिए आसान करते हैं। सिमिलरली, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन एंड ग्रुपिंग, दीज आर द 3 words that we have used interchangeably. Classifying is same as grouping and grouping is same as categorization. हम चीज़ों को जब मुख्तलिफ क्लासेस में पुट करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डालते हैं या मुख्तलिफ कैटेगरीज में डालते हैं, तो उसके पीछे भी there are reasons, there are purposes. In the last screen you saw those purposes, whether the things are of the same type or they have the same characteristics or they have the same uses or they have the same purpose. तो क्लासिफिकेशन के अंदर जब आप चीज़ों को एक ख़ास ग्रुप में डालते हैं, तो ग्रुप में मौजूद तमाम चीज़ों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। उस सिमिलैरिटी की वजह से वो अपने उस ग्रुप के अंदर आएंगे, जबकि उन्हीं चीज़ों को दूसरे ग्रुप में मौजूद चीज़ों से कुछ डिफरेंट होना चाहिए। उस सूरत में डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट ग्रुप्स में चली जाएंगी एंड विद इन अ ग्रुप
चीज़ें एक जैसी होंगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की होंगी। तो ये थी क्लासिफिकेशन। इन योर टेक्स्ट बुक यू विल सी हाउ इन सर्टन डायलॉग्स द कैरेक्टर्स they classify the grocery items or their shopping list, how they have grouped their shopping items. वो कैसे क्लासिफाई करते हैं और उस क्लासिफिकेशन को कैसे कैरी आउट करते हैं, वो कैसे हेल्प करती है उनको अपने टास्क के अकम्प्लिश करने में। तो इसलिए क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का और हमारी शॉपिंग एक्टिविटीज़ का और बहुत से और कैटेगरीज का जो हमारे लाइफ में है। So much for classification. This will help you the clarification of the concept of classification and grouping and categorization is going to help you perform the exercises that are given to you in your book. This much was needed for winding up Unit 1. I hope that you understand the given concepts in the book and you are better able to perform exercises given in the book. Thank you very much.